today we will discuss about examination of upper limb. Examination of upper limb. ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जाम का ही हिस्सा है. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट क्रेनियल नर्व. ठीक है, ठीक है. हमने सबसे पहले जनाब क्या लिखा था, क्रेनियल नर्व्स के बारे में. ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम. आज हम क्या पढ़ेंगे, अपर लिम्ब के बारे में. अपर लिम्ब को एग्जामिन कैसे किया जाता है और इसकी कौन कौन सी पॉइंट याद रखने हैं. ठीक है, ओके. अपर लिम्ब एग्जामिनेशन में सबसे पहले बात वही है, हम पेशेंट को ग्रीट करेंगे, सलाम करेंगे, वो वालेकुम सलाम बोलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिस्पॉन्स. इसके बाद हम बायोडेटा वगैरह पूछेंगे और इसके बाद हम कहेंगे कि आज प्रोफेसर साहब ने आपकी हाथों का मुआयना करने के लिए कहा गया है. अपर लिम्ब मतलब यह है कि हाथ का मुआयना. ठीक है, वो कहेगा सही, तो हम कंसल्ट लेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन. क्या स्टार्ट करेंगे, इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन से पहले 45 एंगल पे पेशेंट को बिठाना है. तो सेट द पेशेंट एट 45 एंगल. 45 एंगल पे सेट द पेशेंट, पेशेंट को बिठाना है. क्लियर है, जिस तरह ये बेड है ये 45 एंगल है. ठीक है, ये इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा स्टेप, इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन हम स्टार्ट करेंगे. तो ओके, इंस्पेक्शन के लिए हमने याद रखना है कि इंस्पेक्शन के दौरान हम चेक करेंगे, ये वर्ड याद रखें, SWIFT, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट. ठीक है, स्विफ्ट याद रखना है. स्विफ्ट से मुराद ये है कि देखने पे आप अपर लिम्ब में कोई स्कार वगैरह देखें. ठीक है, स्कार हो सकती है कि नहीं, शायद पेशेंट को प्रीवियस कोई इंजरी हुई हो और उस इंजरी के बाद वहां पे क्या बना हो, स्कार. तो एस फॉर स्कार फॉर्मेशन, हमने अपर लिम्ब में स्कार देखना है. ठीक है, W स्टैंड फॉर वेस्टिंग ऑफ द मसल. फॉर एग्जांपल उसका मसल वेस्टिंग हो सकती है, मतलब मसल की जो बल्क है वो क्या हो सकती है, कम डिक्रीज हो सकती है. तो W स्टैंड फॉर वेस्टिंग ऑफ मसल. ठीक है, हम मसल्स की वेस्टिंग चेक करेंगे. और आई का मतलब ये है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब मसल्स की इनवॉलेंट्री फ्लिकरिंग हो सकती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट. ओके, whatever the muscle we have in the upper limb they are voluntary in nature. हमारे पास दो तरह के मसल है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. जो मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंट्री है और जो कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री है. जो अपर लिम्ब के मसल है ये तो हमारे कंट्रोल में है, तो हमारे पास कौन से मसल है, वॉलेंट्री. इसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ये एबनॉर्मेलिटी है. तो हमने अगर पेशेंट ने इस तरह हाथ किए हैं तो हमने इसकी मसल में ये देखने कहीं पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट तो नहीं है. क्लियर है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट का होना दैट शुड बी एबनॉर्मेलिटी. F स्टैंड फॉर फेसिकुलेशन. F का मतलब क्या है, फेसिकुलेशन. फेसिकुलेशन से मुराद ये है मसल ट्विचिंग. मसल मतलब ये है कि कहीं पे मसल का कोई खास ग्रुप वाइब्रेट तो नहीं करता. कभी कभार बाइसेप मसल ट्विच कर रहे वाइब्रेट, कभी कभार यहाँ पे सुपीरियर मसल कर रहे. एक तो पूरा हाथ कभी कभार वाइब्रेट करता है ना, वो ट्रिमर होते हैं. क्या है, ट्रिमर. कभी कभार एक खास ग्रुप ऑफ मसल वाइब्रेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फेसिकुलेशन. तो फेसिकुलेशन के नीचे लिखे इट इज अ मसल ट्विचिंग. ठीक है, ये मसल ट्विचिंग को कहा जाता है. किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल की अगर वाइब्रेशन होती है दैट इज कॉल्ड मसल ट्विचिंग. और इसके बाद जो टी है, टी फॉर ट्रिमर. टी का मतलब क्या है, ट्रिमर से. तो दिस इज कॉल्ड स्विफ्ट टेक्निक. जब भी हम अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब दोनों इसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे हमें स्विफ्ट का पता होना चाहिए. तो एस फॉर टू सी द स्कार, W फॉर वेस्टिंग ऑफ मसल, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, फेसिकुलेशन और ट्विचिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल, एंड T फॉर ट्रेमर. ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखें. अगर पेशेंट है उसमें फाइन ट्रेमर है. क्या है, फाइन ट्रेमर. फाइन ट्रेमर का मतलब ये है अगर आप उसकी उंगलियों को नजदीक से देखें और उस पर पेपर रखें और वो वाइब्रेट करे, ये हाइपरथायराइडिज्म है. वाई के लिए याद रखें, फाइन ट्रिमर इज अ हॉलमार्क ऑफ हाइपरथायराइडिज्म. अगर एक पेशेंट है आप उसकी एग्जामिनेशन करते हैं उसमें रेस्टिंग ट्रिमर है. कौन सा, रेस्टिंग ट्रिमर. मतलब बैठे बैठाए उसकी प्रोमिनेंट ये पूरा हाथ वाइब्रेट करता है, ये पार्किंसन डिजीज है. ये क्या है, पार्किंसन डिजीज. नाम सुना है कि नहीं. The Parkinson disease is a neurodegenerative disease commonly affecting older people. ये किसमें ज्यादा होता है, ओल्डर पेशेंट में. ओल्डर पीपल का मसला होता है पार्किंसन डिजीज और इसमें कौन सा ट्रेमर होता है,
रेस्टिंग ट्रेमर। पार्किंसन डिजीज पे वाइवा जरूर चलता है, चाहे स्टेशन कोई भी हो, कभी ना कभी आप लोगों को सर पूछेगा व्हाट इज पार्किंसन डिजीज, और अभी पीएमसी में इसके 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं। तो पार्किंसन डिजीज के क्वेश्चन भी आते हैं और ये वाइवा में भी आता है। पार्किंसन डिजीज आप लोगों ने इसके 2-3 पॉइंट याद रखना है। अफेक्ट ओल्डर पीपल, ये किन लोगों में ज्यादा होता है? ओल्डर पीपल, 60 से ज्यादा, मतलब जो लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल 70+, ओल्डर पीपल में कॉमन है। दूसरी बात इसमें यह है पार्किंसन डिजीज के अंदर, इसमें डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। कौन सा लेवल? डोपामीन, इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट अगर एग्जामिनर को बोला, आप लोग पास हो जाते हैं कि पार्किंसन डिजीज इज द इम्बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन। इसमें डोपामीन लेवल, dopaminergic activity will be decreases, cholinergic activity will be increases। एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा, डोपामीन लेवल कम हो जाता है। तो ये कौन सा डिजीज है? पार्किंसन डिजीज। देखें, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो लीजन है या मसला है पार्किंसन डिजीज का, वो कहाँ पे है? मिड ब्रेन। कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, इसको कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये नाम सुना है? Substantia nigra. It is a particular group of neurons present in the midbrain. They release continuously dopamine. ये जो substantia nigra की न्यूरॉन है, ठीक है, कहाँ पे? मिड ब्रेन में। ये एज के साथ साथ डीजेनरेट हो जाती है, तो डोपामीन लेवल क्या हो जाता है? कम। एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, जब एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए, एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी? एक्साइटेटरी है। तो जब ये ज्यादा हो जाए तो मसल क्या हो जाएंगे? रेजिड। तो पार्किंसन डिजीज पेशेंट में मसल रेजिडिटी क्या होगी? मसल रेजिडिटी। नंबर 2, जब मसल बहुत ज्यादा रेजिड हो जाए, देखे चलने का जो अंदाज है वो स्लो होगी कि फास्ट? स्लो। मतलब मसल रेजिड है, सख्त है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो वो जो स्टेप्स लेगा, कदम लेगा, वो मतलब ज्यादा लेगा कि आहिस्ता, स्लो स्लो लेगा, कम कम। दैट इज ब्रेडिकाइनेसिया। इसको क्या कहते हैं? ब्रेडी मीन स्लो। जिस तरह ब्रेडिकार्डिया होता है ना, तो ब्रेडी का मतलब क्या है? स्लो। काइनेसिया मीन मूवमेंट। पेशेंट की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और साथ में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा है, तो न्यूरल एक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, तो देयर विल बी रेस्टिंग ट्रेमर। तो ट्रेमर इज अ साइन ऑफ न्यूरोनल फायरिंग। तो रेस्टिंग क्या हो जाती है? ट्रेमर। ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर। दीज आर द पॉइंट्स रिमेंबर फॉर पार्किंसन डिजीज। तो एजेड पर्सन में ये बातें जब भी आ जाए, इट मीन सबस्टेंशिया नाइग्रा का इशू हो सकता है, जब पे डोपामीन कम होगा, एसिटाइलकोलिन ज्यादा होगा। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखने हैं। पार्किंसन डिजीज में अगर ड्रग ऑफ द चॉइस आ जाए, दैट इज कॉल्ड लीवोडोपा। इसमें क्या देते हैं? लीवोडोपा। ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, लीवोडोपा। और इसके साथ देते हैं कार्बिडोपा। बस ये याद रखें, लीवोडोपा को हम एल डोपा भी कहते हैं। तो एल डोपा प्लस कार्बिडोपा, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज पेशेंट की ट्रीटमेंट ही हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम अपर लिम्ब की एग्जामिनेशन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट के पास जाते हैं। ऑन इंस्पेक्शन वी शुड सी दीज थिंग्स। नंबर 1, कार, wasting of muscle, involuntary movement in the muscle, fasciculation means muscle twitching, और T for tremor। ये चीजें देखते हैं। और ट्रेमर के अंदर फिर फाइन भी हो सकती है और रेस्टिंग भी। फाइन ट्रेमर है तो T3 T4 हार्मोन ज्यादा होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। अगर रेस्टिंग ट्रेमर है तो पेशेंट क्या हो सकता है? पार्किंसन डिजीज। एंड दिस व्हाट ऑल अबाउट द पार्किंसन डिजीज इन शॉर्ट। क्लियर है? फिर यहाँ पे ये क्लियर है कि नहीं? इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे, इंस्पेक्शन ही है, ठीक है। आप पेशेंट को बताएं कि आंखें बंद करें और अपने हाथ को सीधा रखें, ठीक है। ये लेके क्लोज द आई, इंस्पेक्शन ही है। क्लोज द आई एंड एंड मेक द हैंड स्ट्रेट। ये कीप द हैंड स्ट्रेट। अब ये एग्जामिनेशन जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर सर पूछे ये आप क्यों कर रहे हैं, दैट इज टू सी प्रोनेटर ट्रिप। किस चीज के लिए किया जाता है? प्रोनेटर ट्रिप।
प्रोनेटर ड्रिफ्ट क्या है वो अभी हम करेंगे। जब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसने इस तरह हाथ रखा है, वो इस तरह आंखें बंद करेगा तो इसकी इस तरह ये हाथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, इस तरह मुड़ जाता है। ये प्रोनेटर टीरीज मसल है यहाँ पे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है और उसमें प्रोनेटर टीरीज मसल क्या है, वो डैमेज है, तो जब बंदा देखेगा ना स्टिमुलस के जरिए, फिर तो वो अपने हाथ पे कंट्रोल पा सकेगा। जब उसकी स्टिमुलस हम ऑफ करेंगे, क्लोज द आई, वो प्रोनेटर पे फिर वो काबू पा नहीं सकेगा, तो उसकी जो हाथ है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। दिस मूवमेंट इन द आर्म व्हाइल क्लोजिंग द आई इज कॉल्ड प्रोनेटर ड्रिफ्ट। ये प्रोनेटर टीरीज मसल का इंजरी होता है। कौन सा? प्रोनेटर टीरीज। क्लियर है? तो हम प्रोनेटर ड्रिफ्ट चेक करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। और प्रोनेटर ड्रिफ्ट का मतलब ये है, एग्जाम में अगर आ जाए ये किस चीज का इशू है, आंसर इज कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इंजरी। ये किस ट्रैक की इंजरी है? कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इंजरी। ठीक है, कार्टिको का मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेरेब्रल कार्टेक्स, कल बताया था ना। और किस पे एंड हुआ है? स्पाइनल कार्ड। तो इस ट्रैक का मतलब क्या है? कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ये मोटर है कि सेंसरी? मोटर है। नीचे आ रहे हैं, मोटर है, तो मोटर का मतलब मसल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। कार्टिको स्पाइनल ट्रैक का काम यह है कि ये हाथ के जितने वॉलंटरी मसल है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अगर ये ट्रैक खराब है तो फिर जो उसने इस तरह हाथ रखा है वो उस पर काबू नहीं पाएगा, तो दोनों हाथ क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोनेटर ड्रिफ्ट। तो प्रोनेटर ड्रिफ्ट इज अ साइन ऑफ डैमेज टू कार्टिको स्पाइनल ट्रैक। क्लियर है? इसके बाद हम चेक करेंगे टोन। इंस्पेक्शन के बाद हम चेक करेंगे टोन्स ऑफ द मसल। तो टोन हम चेक करेंगे, ये पाल्पेशन से चेक करते हैं, क्योंकि टोन मीन हाथ लगाकर चेक करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद नाउ दिस स्टार्ट विथ पार्ट पाल्पेशन। तो वी शुड पाल्पेट एंड चेक द टोन। हम टोन चेक करेंगे। अब देखिए, टोन हमारे पास बढ़ भी सकते हैं तो हाइपर टोनिया, और टोन कम भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ हाइपोटोनिया। हाइपरटोनिया इज अ साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। कल बताया था ना, ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, और ये किसकी साइन है? लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। मैंने आप लोगों को कल एक मिसाल दिया था कि जो न्यूरॉन सेरेब्रम कार्टेक्स से स्टार्ट हो जाए और कहाँ पे एंड करे? स्पाइनल कार्ड, वो अपर मोटर न्यूरॉन है। और जो न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड से इफेक्टर मसल में आ जाए तो क्या कहते हैं? लोअर मोटर। तो द न्यूरॉन स्टार्ट फ्रॉम सेरेब्रम एंड एंड ऑन स्पाइनल कार्ड, दैट इज कॉल्ड ऑफ अपर मोटर। और जो स्पाइनल कार्ड से इफेक्टर मसल में आ जाए तो क्या कहते हैं? लोअर मोटर। तो अगर हम टोन चेक करते हैं और टोन क्या है? ज्यादा है, हाइपरटोनिया, इट शुड बी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। और अगर टोन कम है, दैट शुड बी लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। स्ट्रोक का मतलब क्या है? व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक का मतलब यह है कि ब्लड फ्लो टू द ब्रेन क्या है? वो कम है, और ब्रेन के अंदर जो कार्टेक्स है सेरेब्रम, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी या एमसीए, एसीए, पीसीए, ये नाम सुने कि नहीं, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। स्ट्रोक के अंदर अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन खराब है कि लोअर पार्ट? अपर पार्ट। स्ट्रोक इज ऑलवेज अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। स्ट्रोक क्या होता है? अपर मोटर न्यूरॉन। तो उसके अंदर टोन क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। ब्रेन ट्यूमर क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। मेनिंजाइटिस क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। लेकिन अगर हम पोलियो माइलाइटिस ले ले या ट्रांसवर्स माइलाइटिस ले ले, ये स्पाइनल कार्ड की लोअर पार्ट को डैमेज करते हैं, तो दैट विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में स्ट्रोक आ सकती है। क्या चीज आ सकती है? स्ट्रोक। इसमें जनाब मेनिंजाइटिस, एनीथिंग व्हिच कैन डैमेज द ब्रेन प्राइमरीली, दैट कैन कॉज अपर मोटर न्यूरॉन। ये कंसेप्ट इस तरह बनाए। इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन में बेस्ट एग्जांपल इज पोलियो। क्या हो सकता है? पोलियो। और ट्रांसवर्स माइलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड सेगमेंट, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो पोलियो और ट्रांसवर्स माइलाइटिस ये लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन है। जो स्ट्रोक है और मेनिंजाइटिस है, दे आर कॉल्ड ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में टोन्स बढ़ जाते हैं और इसमें टोन्स कम हो जाते हैं। टोन्स चेक करने के बाद हम अपर लिम्ब में पावर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पावर। तो वी शुड सी एंड चेक द पावर, कि उस बंदे की हैंड में या मसल में पावर है कि नहीं है। क्लियर है? तो दो चीजें याद रखें। सबसे पहले हम चेक करते हैं शोल्डर एब्डक्शन। हम क्या चेक करेंगे? शोल्डर एब्डक्शन, शोल्डर एब्डक्शन। और इसके साथ साथ हम चेक करेंगे शोल्डर एडक्शन। क्या चेक करेंगे? शोल्डर एडक्शन। देखिए,
अगर ये शोल्डर ज्वाइंट है ना, शोल्डर, देखिए मैं हाथ को बॉडी से अवे लेके जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एबडक्शन। क्या है? एब। अगर इस शोल्डर के जरिए मैं हाथ को दोबारा बॉडी से ऐड करता हूँ, जमा करता हूँ, ये एडडक्शन है। ऐड का मतलब बॉडी से ऐड करना, मिलाना, और एब मीन अवे लेके जाना। ठीक है। अगर एक पेशेंट है, आप इस, देखिए पेशेंट का मैंने यहाँ पे हाथ रखा और उसको कहे कि अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचे, और तुमने खींचने नहीं देना। जब वो इधर से बाहर खींचेगा तो आपको जोर फील होगा कि नहीं? इस जोर का मतलब कि इसमें क्या है? पावर है। और पावर का मतलब कि इसकी कौन सी मूवमेंट ठीक है? शोल्डर एबडक्शन। और अगर आप इसका इधर हाथ रखें कि अंदर खींचे और अंदर आप नहीं खींचने देंगे इस तरह, तो ये आप क्या चेक करते हैं? शोल्डर एबडक्शन चेक करते हैं। तो शोल्डर एबडक्शन अगर ठीक है तो इसका मतलब T5 रूट सही है। कौन सा रूट सही है? T5, सर्वाइकल 5। सर्वाइकल 5 रूट की जो नर्व है ये शोल्डर एबडक्शन में काम करती है। लेकिन अगर हम शोल्डर की क्या चेक करें? एबडक्शन, ये C6 होता है। ये क्या होता है? C6। If a person cannot able to move the shoulder away from the body, इसका मतलब C5 रूट डैमेज है। क्लियर है? और अगर एक बंदा शोल्डर अंदर नहीं ला सकता तो उसका कौन सा रूट डैमेज है? C6 रूट डैमेज है। ठीक है। तो ये भी जनाब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चेक करेंगे एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन। पावर के अंदर एल्बो फ्लेक्शन चेक करते हैं, एल्बो, और एल्बो क्या चेक करेंगे? एक्सटेंशन। एल्बो ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एल्बो ज्वाइंट में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है क्या? नहीं। हम एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करेंगे। अगर एल्बो फ्लेक्शन ठीक है इसका मतलब C5 C6 दोनों ठीक है, क्योंकि C5 C6 कंबाइंड इनर्वेट फॉर एल्बो फ्लेक्शन। लेकिन अगर एल्बो एक्सटेंशन ठीक है तो फिर C7 का काम है। ये किसका काम है? C7। वैसे यार आज तक OSCE के अंदर किसी से ये नहीं पूछा है कि ये C5 है कि C6 है, लेकिन हमारा मतलब ये है, इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं चलता, नया एग्जाम है, शायद वो पूछे इसको कहाँ पे कौन सा रूट अप्लाई करता है। चलो आप लोगों को दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद लेके रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन क्या चेक करते हैं? रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन। ये सारा का सारा हम क्या चेक करते हैं अभी तक? पावर। ये हम पावर चेक करते हैं, रिस्ट एक्सटेंशन एंड रिस्ट फ्लेक्शन। और इसके बाद आखिर में लेके थंब एडक्शन एंड थंब एबडक्शन। थंब एडक्शन एंड थंब एबडक्शन, ये हम चेक करते हैं थंब की। दैट इज आल्सो वी कैन सी। अब देखिए ये हाथ है, ये थंब है। इस थंब को अगर हम इसके साथ मिलाए, इसके साथ, ये क्या है? एडक्शन है। इसको अवे लेके जैसे क्या है? एबडक्शन है। पेशेंट कह के इस तरह मूवमेंट करे, अगर वो कर सकता है तो उसका एडक्शन एबडक्शन क्या है? वो ठीक है। क्लियर है? एग्जाम में याद रखे, थंब को बॉडी से अवे लेके जाना, एबडक्शन। बात समझ गए कि नहीं? थंब को बॉडी से अवे लेके जाना, एबडक्शन करना, ये अल्नर नर्व का काम है। ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना? एबडक्शन ऑफ द थंब ये कौन करता है? अल्नर नर्व। ये आप लोगों से वो पूछेंगे। ठीक है, जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा है वो एबडक्शन ऑफ द थंब, इसका मतलब ये है, ये कौन सा है? अवश्य अल्नर नर्व। लेकिन जो एडक्शन है, एडक्शन, वो क्या है? मीडियन नर्व है। दैट इज कॉल्ड मीडियन नर्व। तो थंब इज इनर्वेटेड बाय डबल नर्व। इसमें डबल नर्व इनर्वेशन है, एक मीडियन नर्व है और एक क्या है? अल्नर नर्व है। ठीक है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है उसकी थंब है वो अडक्टेड है, ठीक है ना? अडक्टेड, तो इसमें जो अडक्टेड थंब है वो मीडियन नर्व डैमेज होती है। नहीं, सॉरी सॉरी यार, इसको उल्टा करें। हाँ सॉरी, एक मिनट एक मिनट। ये कौन करता है? अल्नर। और ये कौन करता है? मीडियन। देखिए इसका एक क्वेश्चन आता है OSCE में, पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद एडक्टेड थंब। उसका थंब क्या है? एडक्टेड है, तो वो क्या नहीं कर सकता? एबडक्शन नहीं कर सकता। इसमें फर्क है। पेशेंट का हाथ इस तरह है, वो कहते डॉक्टर साहब मैं इसको ऐसे ऊपर नहीं ले जा सकता। ये कौन सा थंब है? एडक्टेड है कि एबडक्टेड है? ये एडक्टेड है। एडक्टेड है। एडक्ट एडिशन है। एडिशन का मतलब ये है कि एडक्टेड तो है लेकिन क्या नहीं हो रहा? एबडक्शन नहीं हो रहा। और एबडक्शन किसका काम है? तो एबडक्शन ऑफ द थंब कौन करता है? लेकिन अगर पेशेंट एडक्टेड थंब के साथ आए फिर भी नर्व किसकी इंजरी है? मीडियन नर्व की है। नहीं समझे? इधर फोकस करे, लिखना नहीं है अभी। हाँ, जो थंब है ना, इसमें फर्क, थंब है
इसकी एबडक्शन अवे लेके जाना, ये किसका काम है? मीडियन नर्व। अब अगर पेशेंट है उसकी थंब एडक्टेड है, एडक्टेड का मतलब ये है इस तरह है, इसका मतलब हाथ के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कहते हैं मैं इसको वापस नहीं ले जा सकता। एडक्टेड थंब का मतलब ये है ये इंजरी है, ये मीडियन नर्व पॉलिसी है। लेकिन एबडक्शन ऑफ द टंग कौन करता है? ये भी मीडियन। अगर एबडक्शन नहीं होगी तो एडक्शन होगी ना, ये बात समझ गए कि नहीं? एबडक्शन ऑफ द थंब नहीं होगी तो थंब किधर जाएगी? एड हो जाएगी ना। तो एडक्टेड थंब ये कौन सा नर्व इंजरी है? मीडियन नर्व। और अगर एक बंदा है उसकी थंब ऐसी है, एबडक्टेड है, वो अंदर नहीं ले जा सकती वापस, तो अल्नर नर्व इंजरी। क्लियर है? जिसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट आती हैं। तो abduction of the thumb that is median nerve, adduction of the thumb is ulnar nerve। बस इसमें ये पॉइंट याद रखना है। ओके जी, ये क्लियर हुआ जी? इसमें कोई क्वेश्चन है? तो दिस व्हाट वी ऑल आर अबाउट टू चेक द पावर। हम क्या चेक करते हैं? पावर चेक करते हैं। कौन सा? ओके, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में लिखना चाहे, जो रेस्ट फ्लेक्शन है वो C6 C7 है, और जो रेस्ट एक्सटेंशन है वो C7 होता है। ठीक है, लेकिन कभी पूछेंगे नहीं, सिर्फ लिख ले, लेकिन इस पे इतना जोर ना दें कि आप लोग सब चीजें इसके भूल जाए। ठीक है, तो रेस्ट एक्सटेंशन, रेस्ट फ्लेक्शन दैट इज C6 C7। जो रेस्ट फ्लेक्शन है वो C6 C7 है, और जो रेस्ट की एक्सटेंशन है वो सिर्फ C7 है। क्लियर है? वो सिर्फ फिर C7 में आता है। इसके बाद पावर चेक कर लिया, पावर के बाद हम चेक करेंगे सेंसेशन, कि सेंसेशन इंटैक्ट है कि नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे सेंसेशन। सेंसेशन के बाद हम फिर क्या चेक करेंगे? शाबाश, सेंसेशन चेक कर लिए। सेंसेशन के बाद रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सेस। इसके लिए हम हैमर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैमर। तो रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। तो सेंसेशन और आफ्टर सेंसेशन वी विल चेक द रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस आप लोगों ने सिर्फ 3 याद रखने हैं अपर लिम्ब में। नंबर 1 बाइसेप रिफ्लेक्स। क्या चेक करेंगे? बाइसेप। ये सिर्फ वाइवा में वो आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है, बाइसेप रिफ्लेक्स। फिर इसके साथ करेस्पॉन्डिंगली क्या चेक करेंगे? ट्राइसेप रिफ्लेक्स। ठीक है, और ट्राइसेप के साथ साथ अनदर रिफ्लेक्स वी विल चेक इज कॉल्ड ब्रेकियो रेडियलिस रिफ्लेक्स। तो क्या कहते हैं? ब्रेकियो रेडियलिस रिफ्लेक्स। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस। अब इन 3 में से जो मोस्ट कॉमन है, जो आप लोगों ने परफॉर्म करने ही करने हैं, वो बाइसेप है और ट्राइसेप है। क्लियर है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी चेक किया जाता है। तो अपर लिम्ब के अंदर कितनी मसल रिफ्लेक्स चेक किया जाता है? 3, बाइसेप, ट्राइसेप एंड ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर हम ये लोअर लिम्ब में जाएंगे ना, लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में 2 रिफ्लेक्सेस थे, वन इज पटेलरली ब्रेव, another is Achilles tendon reflex, लेकिन ये हम लोअर लिम्ब में अलग पढ़ेंगे। तो फॉर अपर लिम्ब हाउ मेनी रिफ्लेक्सेस? 3, और फॉर लोअर लिम्ब दैट इज 2 रिफ्लेक्सेस। क्लियर है? ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाइसेप एंड ट्राइसेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि जो बाइसेप रिफ्लेक्स है इसकी रूट वैल्यू बताएं, तो ये याद रखना है C5 C6। ये क्या होता है? C5 C6। ये अगर सारे ना याद किए ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू जरूर पूछते हैं। तो बाइसेप रिफ्लेक्स यहाँ पे फ्रंट ऑफ द आर्म, इसमें कौन सी रूट वैल्यू है? C5 C6। ट्राइसेप इज C7 C8। ये क्या होता है? C7 C8। ब्रेकियो रेडियलिस इनका इंपोर्टेंट नहीं है और ये मेंशन भी नहीं है, लेकिन ये दोनों याद रखना है। बाइसेप रिफ्लेक्स रूट इज C5 C6, ट्राइसेप रिफ्लेक्स इज C7 C8। ठीक है, बस ये दोनों याद रखें। ये ब्रेकियो रेडियलिस बुक में भी नहीं है और इसका रूट यहाँ पे मेंशन है, लेकिन वैसे चेक किया जाता है टू सपोर्ट द डायग्नोज ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप। ठीक है जी। फिर हमने जनाब अभी पेशेंट की रिफ्लेक्सेस चेक किया। रिफ्लेक्सेस के बाद हम चेक करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन। क्या चेक करेंगे? प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मीन ज्वाइंट पोजीशन, सेंस ऑफ ज्वाइंट पोजीशन। पेशेंट आंखें बंद करेगा और फिर उसको हम खड़ा करेंगे कि वो फॉल वगैरह तो नहीं होता, या वो पेशेंट को आप लोगों ने ये बताना है कि उसकी आंखें बंद करवाए। देखिए पेशेंट है, ये भी मैं परफॉर्म करूंगा, ये पेशेंट को पहले बस दिखाएंगे, हम मरीज को बताएंगे कि देखिए आपकी थंब है, ठीक है, ये है नीचे और ये है ऊपर, अप एंड डाउन। फिर उसको कहो कि अपनी आंखें बंद करे। जब वो आंखें बंद करेगा वो बताएगा, अगर आप नीचे करोगे वो नीचे बताएगा। अब मैंने आंखें बंद की है तो मुझे पता होता है ना कि ये किधर जा रही है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ पोजीशन, कि विदाउट सी
कैन द पेशेंट डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द thumb or not, that is called proprioception. इसको सेंस ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, सेंस ऑफ ज्वाइंट पोजीशन। क्लियर है, जो ज्वाइंट है उसकी सेंस इंसान पेशेंट को है कि नहीं। तो प्रोप्रियोसेप्शन इज नथिंग बट दीज आर सेंस ऑफ ज्वाइंट पोजीशन। ठीक है, ये ज्वाइंट पोजीशन बताता है। प्रोप्रियोसेप्शन आपने फॉर एग्जांपल देख ली, प्रोप्रियोसेप्शन के बाद फिंगर नोज टेस्ट भी कर सकते हैं, कल हमने किया था कि नहीं। तो फिंगर नोज टेस्ट ये सेरेब्रल डिजीज में भी होता है, और अगर अपर लिम्ब के मसल में कोई ट्विचिंग है या टोन्स वगैरह का इशू है तो फिंगर नोज टेस्ट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो हम फिंगर नोज टेस्ट भी कर सकते हैं, फिंगर नोज टेस्ट। और एक मैंने आप लोगों को बताया था डिस्डायोडोकाइनेसिया, अगर मसल ट्विचिंग है या मसल में मूवमेंट कोई खराब है तो वो डिस्डायोडोकाइनेसिया सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो अगर सेरेब्रल एग्जामिनेशन की कुछ टेस्टिंग आप अपर लिम्ब में करें फिर भी एक्सेप्टेबल है, ये नहीं कि तो हमने उधर पढ़े थे, वो उधर भी है और इधर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट वी शुड लुक फॉर एग्जामिनेशन इन दी अपर लिम्ब। अपर लिम्ब एग्जामिनेशन पेशेंट आता है, उसको 45 एंगल पे लिटाया जाता है, फिर उसको बताया कि इस मुआयने को बेहतर बनाने के लिए मुझे आपका शर्ट उतारना होगा ताकि आपको अपर लिम्ब सारे के सारे एक्सपोज हो जाए, क्योंकि विदाउट एक्सपोजर यू कैन नॉट सी द स्कार, यू कैन नॉट सी द टेंडन रिफ्लेक्स। आपने पेशेंट एक्सपोजर चाहिए कि नहीं चाहिए, सेरेब्रल डिजीज लेजन में एक्सपोजर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अपर लिम्ब एग्जामिनेशन के लिए हम पेशेंट को प्रॉपरली एक्सपोज करेंगे, उससे शर्ट उतारेंगे, फिर वो इस तरह करके रिलैक्स बैठा होगा। तो आपने स्विफ्ट के लिए देखना है, क्या देखना है, स्विफ्ट, एस फॉर कार, हम क्या चेक करेंगे, कार, डब्ल्यू फॉर वेस्टिंग ऑफ मसल, आई फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट, एफ फॉर वेसिकुलेशन जिसको ट्विचिंग कहते हैं, और टी फॉर ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स अगर फाइन है तो हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर रेस्टिंग ट्रेमर है तो पार्किंसन डिजीज है। ठीक है जी, ये याद रखना है। फिर हम पेशेंट को बताएंगे अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ आगे करें, और अगर उसकी जो हाथ है वो इस साइड पे इस तरह उल्टा हो रहा है तो ये कौन सा ड्रिफ्ट है, प्रोनेटर ड्रिफ्ट। ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इंजरी हो सकती है, वॉलंटरी मसल डैमेज हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट की जनाब चेक करेंगे जनाब टोन्स वगैरह, टोन चेक करेंगे, अगर टोन ज्यादा है अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, कम है तो लोअर मोटर न्यूरॉन। फिर इसके बाद हम पावर चेक करेंगे, पावर हम शोल्डर की चेक करते हैं, पावर हम एल्बो की चेक करते हैं, पावर हम रिस्ट की चेक करते हैं, और फिर हम एडक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द थंब। एबडक्शन ऑफ द थंब ये मीडियन नर्व करता है, एडक्शन ऑफ द थंब अल्नर नर्व करता है। ठीक है, हम ये चेक करेंगे। इसके बाद प्रोप्रियोसेप्शन चेक करते हैं, फिर इसके बाद फिंगर नोज टेस्ट करा सकते हैं, और आखिर में रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सेस में बाइसेप रिफ्लेक्स और ट्राइसेप रिफ्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ब्रेकियो रेडियलिस भी चेक किया जाता है। ठीक है जी, तो दिस व्हाट वी शुड गो फॉर द थ्योरी। फिर अपर लिम्ब के अंदर मजीद कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वो आप लोगों को कहेंगे अल्नर नर्व अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, मीडियन नर्व अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो एक छोटा सा लिस्ट है, ये भी ड्रा करें वाइवा के लिए। ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों को इंजरी पता होना चाहिए कि अल्नर नर्व डैमेज क्या कराएगा, लो मीडियन नर्व क्या कराता है, या रेडियल नर्व क्या कराता है। तो देखिए दो दो पॉइंट लिखे यहाँ पे, लेके नर्व और यहाँ पे लेके इंजरी या पॉलिसी, नर्व पॉलिसी लेके यहाँ पे, और यहाँ पे लेके कमेंट। तो सिर्फ नाम याद रखें, नंबर 1 एक्सिलरी नर्व, डेल्टॉइड एट्रोफी, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे जो मसल है अपर लिम्ब के अंदर जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, इट इज कॉल्ड डेल्टॉइड मसल। कौन सा मसल, डेल्टॉइड। जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये डेल्टॉइड मसल में लगाया जाता है, और इस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एक्सिलरी। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो ये मसल आहिस्ता आहिस्ता साइज में छोटा हो जाएगा, इसके वजह से डेल्टॉइड एट्रोफी। और इस मसल को अगर आप खींचे तो हाथ को अवे लेके जाएगा कि टुवर्ड अवे, डेल्टॉइड हेल्प इन एबडक्शन। एक्सिलरी नर्व डैमेज के अंदर देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन, क्या होगी, लॉस ऑफ एबडक्शन। फिर हाथ हम अवे नहीं लेके जाएंगे। देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एबडक्शन ऑफ द हैंड को देखे, फॉर एग्जांपल दो तीन चीजें याद रखें। अगर फॉर एग्जांपल
एबडक्शन में कर तो हाथ की एबडक्शन, ये 2 पॉइंट याद रखें। कितने एंगल तक? 15। और कितने एंगल तक? 90। देखिए अगर मैं इस तरह खड़ा हूं ना, मैं हाथ को इधर ले जाऊं तो ये कितना डिग्री है? 15। और ये कितना है? 90। 15 डिग्री तक हाथ को एबडक्ट करना, इट इज द फंक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल। किस मसल का काम है? सुप्रास्पाइनेटस। क्लियर है? लेकिन अगर हम हाथ को कहां तक ले जाए? 90, दैट इज द फंक्शन ऑफ डेल्टाइड मसल। ये किसका काम होता है? डेल्टाइड मसल। इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट है, उसकी एक्सिलरी नर्व डैमेज है, तो वो हाथ को 90 डिग्री तक अवे नहीं ले जा सकेगा। वो इधर तक ले आएगा, कहेगा अवे वो नहीं ले जा सकता, क्योंकि देयर विल बी लॉस ऑफ एबडक्शन एट द रेंज ऑफ 90 डिग्री। अगर कौन सी नर्व डैमेज हो जाए? एक्सिलरी नर्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट डिस्लोकेशन हो सकती है कि नहीं? अगर कोई बंदा ऊपर से गिर जाए या कोई चीज उस पर गिर जाए तो उसका ये जो शोल्डर ज्वाइंट है ये डिस्लोकेट हो सकता है कि नहीं? शोल्डर ज्वाइंट डिस्लोकेशन के अंदर मोस्ट कॉमन जो नर्व डैमेज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है रेडियल नर्व। नाम सुना है ना? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व डैमेज ये अगर हो जाए दैट कैन कॉज रेस्ट ड्रॉप। ये क्या कराता है? रेस्ट ड्रॉप। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, दैट कैन कॉज रेस्ट ड्रॉप। देखें, दिस इज विच ज्वाइंट? रेस्ट ज्वाइंट। आप लोग इस तरह हाथ रखें और हाथ को इस तरह एक्सटेंड करें। एक्सटेंड, ये एक्सटेंशन है कि फ्लेक्शन है? एक्सटेंशन। अब अगर एक बंदा है, उसकी हाथ ऐसा है, ऐसा, वो क्या नहीं कर सकता? एक्सटेंशन। लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द रिस्ट इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप। इसको क्या कहते हैं? रिस्ट ड्रॉप। ये रिस्ट क्या हो चुका है? ड्रॉप। वो उठ नहीं सकता। तो रिस्ट ड्रॉप, इट इज एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, इट इज कंट्रोल बाय विच नर्व? रेडियल नर्व। तो अगर रेडियल नर्व डैमेज है तो एक्सटेंशन होगी? नहीं होगी, तो रिस्ट क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ गए? तो रिस्ट ड्रॉप इज द क्लिनिकल हॉलमार्क इफ देयर इज इंजरी टू द रेडियल नर्व। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये नाम सुना है कि नहीं? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, लॉस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। ठीक है, ये जो एल्बो है इसकी फ्लेक्शन नहीं होगी। लॉस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, ये मुझे खुद आया था एग्जाम में, लेकिन ओस्की में नहीं, और एचसीपीएस में भी आया था और पीएमडी स्टेप 1 में भी। वो ये बता रहे, एक पेशेंट है, वो अपनी फिंगर टिप्स को शोल्डर के साथ टच नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग को मैं बताऊं ये जो फिंगर टिप से शोल्डर के साथ टच करे तो इसमें एल्बो को फ्लेक्स करना होगा कि नहीं? तो अगर एल्बो फ्लेक्शन हम करते हैं तो ये किस नर्व की वजह से है? मस्कुलोक्यूटेनियस। If a patient cannot able to touch his finger with the shoulder, it means there is loss of elbow flexion. Which nerve will be damaged? Muscular. क्लियर है? फिर इसके बाद अल्नर नर्व। कौन सी नर्व आती है? अल्नर नर्व। अल्नर नर्व के बारे में याद रखें, इट कैन कॉज क्ला हैंड। इसकी वजह से क्या होता है? क्ला हैंड। ये भी आप लोगों को नाम सुना होगा। ठीक है, क्ला हैंड। पेशेंट आते इस तरह, ये हेड है, क्ला हैंड, दैट इज कॉल्ड ऑफ क्ला हैंड। ठीक है ना, इस तरह ये जो 2 उंगली है ना, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये मुड़ जाती है क्योंकि इन दोनों की सप्लाई ये किसके पास है? अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व इंजरी कैन कॉज ऑफ क्ला हेड। आज मैं ग्रुप में इसके पिक्चर दे दूंगा कि क्ला हेड किस तरह नजर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट इज मीडियन नर्व। ये भी नाम सुना होगा, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व इंजरी कैन कॉज एब हैंड। उसको क्या कहते हैं? एब हैंड। ठीक है ना, एब हैंड में ये 3 उंगलियां जो है ना, ये इस तरह हो जाती है, मतलब आपस में सुकड़ जाती है, क्योंकि इन दोनों उंगलियों को सप्लाई करना अल्नर नर्व का काम, इन तीनों को सप्लाई करना मीडियन नर्व। ये कौन सी हैंड कराती है? एब हैंड। ठीक है, तो क्ला हैंड इज अल्नर नर्व पाल्सी, लेकिन एब हैंड इज मीडियन नर्व पाल्सी। आप लोगों को ग्रुप में दूंगा कि एब हैंड किस तरह नजर आता है, क्ला हैंड, आप लोग और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर देखे, लेकिन पता होना चाहिए कि एब हैंड इज अ डिफॉर्मिटी विच इज ड्यू टू मीडियन नर्व प्रॉब्लम। तो जो क्ला हैंड डिफॉर्मिटी है वो अल्नर नर्व डैमेज की वजह से होता है। बात समझ गए कि नहीं? तो दिस व्हाट यू पीपल शुड नो फॉर दिस लेवल। ये जो नर्व है इसकी डिफरेंट इंजरीज होती है और डिफरेंट इसके साथ हमारे पास क्लिनिकल आउटकम है। अब लेके यहाँ पे अनदर वाइवा पॉइंट, हमारे पास ह्यूमरस बोन जो है, ह्यूमरस, इसका हेड होता है, फिर नेक और फिर शाफ्ट होता है। दिस इज ह्यूमरस बोन। ठीक है, और इसके आखिर में इस तरह 2 एलिवेशन है, दीज आर कॉल्ड कोंडाइल्स। क्या कहते हैं? कोंडाइल्स। ये ह्यूमरस बोन है ना, तो आप लोग इधर देखें, यहाँ पे इस तरह बोनी एक बॉल लाइक चीज है कि नहीं, ये कोंडाइल्स है।
एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे, एक है कि दो? दो। जो लिटिल फिंगर वाली साइड पे है इसको मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। और जो थंब की साइड पे है ये क्या है? लेटरल एपिकोंडाइल, ऐसा है ना, मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। देखें, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमरस नेक? इसको कहते हैं शाफ्ट। क्या कहते हैं? शाफ्ट। मेन बॉडी को शाफ्ट कहते हैं। क्लियर है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ह्यूमरस टूट गई है किसी इंजरी की वजह से, कहाँ पे? नेक फ्रैक्चर, तो विच नर्व विल बी डैमेज? एक्सिलरी, क्योंकि इस नेक से एक्सिलरी नर्व गुजरती है। ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर के अंदर विच नर्व शुड बी डैमेज? एक्सिलरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ह्यूमरस की फ्रैक्चर कहाँ पे हुई है? शाफ्ट में, फिर रेडियल नर्व डैमेज होती है, क्योंकि यहाँ से रेडियल नर्व गुजरती है। तो रेडियल नर्व इंजरी विल बी सीन इफ ह्यूमरस इज फ्रैक्चर्ड एट दी शाफ्ट। क्लियर है? ये जो एरिया है ये ये कोंडाइल से थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं? हाँ जी, ये जो एरिया है ये तो शाफ्ट है, लेकिन शाफ्ट का लोअर पार्ट है कोंडाइल से थोड़ा ऊपर है। इसको सुप्रा कोंडाइलर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर इसको कह सकते हैं कि नहीं? अगर सुप्रा कोंडाइलर शाफ्ट के लोअर पार्ट, ये तो मिड ऑफ द शाफ्ट है ना, मिड में अगर ये ह्यूमरस टूट जाए तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल। अगर शाफ्ट के लोअर में और इपिकोंडाइल के ऊपर सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर हो तो फिर मीडियन नर्व डैमेज है। कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व डैमेज है। क्लियर है? और अगर कौन सी इपिकोंडाइल है? लेटरल, ये भी रेडियल नर्व है। कौन सी है? रेडियल नर्व। और अगर कौन सी डैमेज हो जाए? फ्रैक्चर, ये टूट जाए, जहाँ पे अल्नर नर्व है। कौन सी नर्व है? अल्नर नर्व है। तो दीज आर कॉल्ड नर्व इंजरी एट द डिफरेंट साइट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। क्लियर है? डिफरेंट एरिया में जो ह्यूमरस की फ्रैक्चर होती है उसमें नर्व इंजरी होती है। इधर देखे, ये जो हाथ है इसका वो वाला पार्ट जो थंब की तरफ है ये रेडियल है। क्या है? रेडियल। और जो लिटिल फिंगर की तरफ है वो अल्नर है, ये मीडियल है। इधर पे इपिकोंडाइल है कि नहीं? कभी कभार हम बैठ जाते हैं तो ये जगह कुर्सी वगैरह या किसी जगह से लग जाती है जहाँ पे करंट होता है कि नहीं? ये जो करंट है ये अल्नर नर्व की वजह से होती है। क्लियर है? इसलिए जो मिड एपिकोंडाइल है यहाँ से क्या गुजरती है? अल्नर नर्व। तो अगर ये फ्रैक्चर्ड हो जाए तो उसमें अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है? तो दिस व्हाट यू शुड नो फॉर द थ्योरी ऑफ द अपर लिम्ब। इसको आगे कल फिर परफॉर्म करते चलो।